अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू ग्रेड 3? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। जी ग्रेड 3 हम लोगों ने अपना यूनिट नंबर 5 ख़त्म कर लिया। बिल्कुल स्टार्ट में मैंने आपको यूनिट नंबर 3 से स्टार्ट किया था। हमारा यूनिट नंबर 1 एंड यूनिट नंबर 2 अभी बाकी था। तो आज हम लोगों ने यूनिट नंबर 1 स्टार्ट करना है, डेट इज़ अबाउट नेचर ऑफ साइंस। अच्छा देखें ज़रा, सब बच्चे देखें, अपने इर्द गिर्द आपको बहुत सी चीज़ें नज़र आएंगी। जैसे कि कोई भी टेबल हो सकता है, कोई चेयर हो सकती है, कोई बेड हो सकता है, मोबाइल आपके हाथ में है, इवन आप खुद, आपको नज़र आ रही है ना सारा कुछ। आप हर चीज़ को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, ठीक है। तो हर चीज़ को ऑब्ज़र्व करें आप कि वो कैसी बनी हुई है, कितनी ऊंची है, उसका कलर क्या है, सारा कुछ ऑब्ज़र्व करें आप। उसके बाद आप उस चीज़ को देखते हैं कि ये चीज़ बनी कैसे है, ठीक है। अब एक फॉर एग्ज़ाम्पल एक चेयर है, तो आप दिमाग में लाएं, अब ये लकड़ी कहाँ से आई होगी? ज़ाहिर बात है दरख्तों से आई होगी। फिर लेकिन वो जो लकड़ी जो दरख्तों की होती है उसकी तो शेप और होती है, पर ये चेयर की शेप ऐसे कैसे बन गई? आपने ऑब्ज़र्व किया, आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ गया। फिर आपने उसके बारे में सर्च करना है। सर्च क्या करना है कि दरख्तों की जो लकड़ी है वो किस तरह से चेयर में बनती है। फिर आपकी सर्चिंग में रिसर्च जो आप करेंगे सारा उसको लिखेंगे आप कि पहले दरख्तों से हम लकड़ी काटते हैं, फिर उसको फैक्ट्री में लेके जाते हैं, फिर उसकी कटिंग होती है, कटिंग के बाद जब हम उसके पीसेस जोड़ते हैं तो वो एक चेयर बन जाती है। इसको हम लोग कहते हैं साइंस, ठीक है, नेचर ऑफ साइंस, कि हमने साइंस को किस तरह से ऑब्ज़र्व करना है, छोटी से छोटी चीज़ में भी। इवन आपके जो बैग की ज़िप है वो भी, उसमें भी साइंस छुपी हुई है। वो ज़िप कैसे बनी है, कैसे उसको हम खोलते हैं, कैसे बंद करते हैं, जब हम बंद कर देते हैं तो उसमें से कोई चीज़ नहीं गिरती, वो इतनी स्ट्रॉन्गली जो है वो क्लोज़ हो जाती है। तो ये सब क्या होता है, ये ऑब्ज़र्वेशन क्या होती है, डैट इज़ योर साइंस। हम छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो भी साइंस को देख सकते हैं, उसको ऑब्ज़र्व कर सकते हैं और साइंटिस्ट बन सकते हैं। नेक्स्ट देखें ज़रा, यहाँ पर आपके पास एक वीडियो है जिसमें आपको वो बताएगा कि हमारे इर्द गिर्द हर एक चीज़, इवन जो हम रोज़ बताते हैं कि आज वेदर ऐसा होगा, आज वेदर ऐसा होगा, जो हम मोबाइल पे देख के बता देते हैं, वो वेदर की प्रिडिक्शन भी साइंस के थ्रू होती है। तो देखें ज़रा इस वीडियो में आपको वो क्या बता रहा है। I wonder a lot about science. It's everywhere. Look around. Can you see it? Sure, science is a body of knowledge about the natural world. You can read about what we know about science, about Earth, space, life, energy, and so much more. But did you know that you can do science? It's how we create science knowledge to begin with. There's different ways of doing science, but science always starts with something in the natural world that one observes and wonders about. Over time, you find that the world is predictable and consistent, and that evidence can be tested and verified. Think about forecasting our weather. Forecasts are pretty good. In fact, they've never been more accurate. That's because the science and scientific tools, like radars and computer hardware and software, have been tested and improved upon since studying weather began. Just look at how far we've come. 1850, 1950, 2000, 2015. In 2050, weather forecasting will be better still. Science knowledge is always tentative and uncertain, though. Sometimes a lot, sometimes just a smidgen, but tentative and uncertain nonetheless. Think about weather again. A weather forecast based on science will tell you just how certain the forecast is. 40% chance of rain, 75% chance of snow. This is because conditions in our atmosphere are constantly changing because it is part of a complex system. 100% certainty is not in science's nature. In reality, being 100% certain is uncommon in life, too. And even in the year 2100, forecasts still won't be infallible. And I'll tell you something else. Science is often looked up to help inform decisions about the natural world. Sure, information obtained through science should help inform solutions. But it's just one piece of any puzzle. Sometimes it's even the biggest piece, but it's ultimately up to us to decide how we use science to help point the way. अच्छा जी बेटा,
देखिए ज़रा, इस वीडियो में आपको वो क्या बता रहा है, वो आपको बता रहा है कि साइंस क्या होती है। दुनिया में हर चीज़ आपने ह्यूमन के बारे में पढ़ना है, एनर्जी के बारे में पढ़ना है, वेदर फोरकास्टिंग के बारे में पढ़ना है, पूरे ग्लोब के बारे में पढ़ना है। इवन हर एक चीज़ के बारे में, छोटी से लेकर छोटी या बड़ी से बड़ी चीज़ लेकर आपने अगर उसके बारे में सीखना है, उसके बारे में देखना है कि ये चीज़ किस तरह से हुई है, तो आप उसमें साइंस को ढूंढते हैं। फिर उसने बताया कि आप सिर्फ साइंस को पढ़ ही नहीं सकते, उसको सीख ही नहीं सकते, लर्न नहीं कर सकते, बल्कि आप साइंस खुद भी कर सकते हैं। आप साइंस आप खुद किस तरह से कर सकते हैं? डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करके। जैसे आपको उसने बताया वीडियो में कि एक सबसे पहले जो साइंस का कॉन्सेप्ट बना था, वो एक साइंटिस्ट था जिसने जो एक दरख्त के नीचे बैठा होता और उसने ऑब्ज़र्व किया कि दरख्त से जो सेब हैं वो नीचे गिर रहे हैं। फिर उसने सोचा कि सेब दरख्त से नीचे ही क्यों गिरा है, वो ऊपर आसमान में क्यों नहीं गया, उड़ भी तो सकता था। फिर उसने उस चीज़ के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए। एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसने डिफरेंट कंक्लूजन्स बनाए, मतलब के नतीजे निकाले। नतीजे निकालने के बाद जब उसका गलत हो जाता था, वो दोबारा करता था और एट लास्ट वो एक फ़ैसले पे पहुंचा कि हमारी ज़मीन के अंदर एक फ़ोर्स होती है, ग्रेविटेशनल फ़ोर्स, जो कि चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है। अगर हमारी ज़मीन से वो फ़ोर्स ख़त्म हो जाए तो हर चीज़ हवा में उड़नी शुरू हो जाए। तब उसको समझ आई कि जो एप्पल था वो आसमान में उड़ने की बजाय नीचे क्यों आया। नीचे इसलिए आया ज़मीन की तरफ क्योंकि ज़मीन की जो फ़ोर्स है वो उसको अपनी तरफ खींच रही थी, उसको ऊपर उड़ने से रोक रही थी। तो इस तरह से जब हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो हम लोग साइंटिस्ट बन जाते हैं। अब यहाँ पे आपकी डेफिनेशन है अबाउट साइंस एंड साइंटिस्ट। साइंस देखें, अ वे थ्रू विच वी कैन लर्न द वर्ल्ड अराउंड अस। एक ऐसा तरीका, एक ऐसा रास्ता जिसके ज़रिए से या जिसके थ्रू हम अपने इर्द गिर्द की सारी वर्ल्ड को लर्न कर सकते हैं, मतलब पूरी दुनिया को लर्न कर सकते हैं। आप फॉर एग्ज़ाम्पल छोटा सा कॉन्सेप्ट ले लें, आपको पता है लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स क्या होते हैं, ठीक है। अगर हम लोग अपने इर्द गिर्द चीज़ों को ऑब्ज़र्व करें तो हम आसानी से बता सकते हैं ना नॉन लिविंग थिंग्स कौन सी हैं और लिविंग थिंग्स कौन सी हैं। नॉन लिविंग थिंग्स आपके पास वो चीज़ें होती हैं जो सांस नहीं ले सकती, चल फिर नहीं सकती। ये कंसेप्ट हमें किसने दिया? साइंस ने दिया। जब ये कंसेप्ट हमारे पास आया तो हम हर चीज़ को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ चल सकती है। अगर नहीं चल सकती दैट्स मीन्स कि वो नॉन लिविंग है, अगर चल सकती है तो वो लिविंग है। उसके बाद साइंटिस्ट क्या होता है? अ पर्सन हु ऑब्ज़र्व एंड आस्क अ क्वेश्चन अराउंड अस। एक ऐसा इंसान, ठीक है, साइंस होता है ना, साइंस होती है कि एक ऐसा तरीका जिसके थ्रू हम लोग ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। लेकिन साइंटिस्ट एक ऐसा पर्सन होता है जो ऑब्ज़र्व करता है, ठीक है, अपने इर्द गिर्द चीज़ों को ऑब्ज़र्व करता है और फिर उसके माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि ये काम ऐसे क्यों हुआ। जैसे मैंने आपको चेयर की एग्जांपल दी कि ये चेयर कैसे बनी इस तरह से। फिर वो उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करेगा, क्वेश्चंस उसके ऊपर आएंगे, फिर उसको उनको सॉल्व करेगा, सोल्यूशन निकालेगा और फिर उसको पता चलेगा कि अच्छा इस तरह से ये चेयर बनी है और इस तरह से ये यूज़ हुई है। तो हम लोग एक साइंटिस्ट बन सकते हैं बाय लर्निंग साइंस। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक छोटी सी पिक्चर है जिसमें आपको दो साइंटिस्ट नज़र आ रहे हैं जो कि ऑब्ज़र्व करके डिस्कशन कर रहे हैं एक दूसरे से कि ये चीज़ मैंने सॉल्व की है, तो अब तुम ये देख लो कि ये वाकई ही ऐसे है या नहीं है। नेक्स्ट देखें ज़रा सेंसेस। अब मैं बार बार आपसे बोल रही हूँ कि आप अपनी इर्द गिर्द की चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, लेकिन किस तरह से ऑब्ज़र्व कर सकते हैं? आपको अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को ऑब्ज़र्व करने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है। किस तरह से स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है? आपकी जो सेंसेस होती हैं, आपकी जो 5 सेंसेस होती हैं, आपको उनको स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। अब आपकी 5 सेंसेस कौन कौन सी हैं? जस्ट लाइक साइट देखना, हेयरिंग सुनना, टच करना या फील करना, स्मेल सूंघना, टेस्ट चखना। अब देखें ज़रा, साइट के लिए आपकी आंखें यूज़ होती हैं, हेयरिंग के लिए आपके कान, टच करने के लिए आपकी पूरी बॉडी या आपकी स्किन या आपका हैंड, स्मेल के लिए आपका नोज़ यूज़ होता है, टेस्ट के लिए आपकी ज़ुबान यूज़ होती है। तो इन सारे ऑर्गन्स को, इन सारे बॉडी पार्ट्स को यूज़ करके आप अपनी सेंसेस को तेज़ कर सकते हैं,
अब देखें ज़रा, जैसे आपके पास एक चेयर है, ठीक है, आपने उसको देखा है, मतलब कि आँख से देखा है, ओके, फिर आपने उसको टच करके देखा है कि इसका मटेरियल कैसा है, वो भी देख लिया आपने। फिर आपने उसको स्मेल किया है, स्मेल करने से बड़े जो लोग हैं उनको पता चल जाता है कि कौन सी लकड़ी है, ठीक है। अब चेयर को टेस्ट नहीं कर सकते, हेयरिंग कर सकते हैं हम उसको, अगर वो गिरती है या फिर उसको थोड़ा सा बजा के देखते हैं कि क्या ये लकड़ी मज़बूत है या नहीं मज़बूत। तो ये हम अपनी सेंसेस को यूज़ करते हैं, सेंसेस को यूज़ करके हम ऑब्ज़र्व करते हैं कि ये हमारी चेयर बहुत अच्छी है या नहीं अच्छी। हम दो कंक्लूजन बना सकते हैं कि जो चेयर हमारे घर में मौजूद है वो चेयर अच्छी है या मतलब कि अच्छी क्वालिटी की है या नहीं है। कैसे ऑब्ज़र्व कर सकते हैं? अपनी 5 सेंसेस को यूज़ करके। तो साइंस को सीखने के लिए हमें अपनी सेंसेस को ज़्यादा स्ट्रॉन्गली यूज़ करना पड़ता है। आज की वीडियो में हम लोगों ने 3 कॉन्सेप्ट्स यूज़ किए हैं, अबाउट साइंस, साइंटिस्ट एंड सेंसेस। साइंस क्या होता है कि हम चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। साइंटिस्ट क्या होता है कि वो बंदा जो चीज़ों को ऑब्ज़र्व करता है। और सेंसेस क्या होता है कि जो बंदा चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर रहा है वो किस तरह से ऑब्ज़र्व करेगा, अपनी आँख से, अपने कान से, अपने हाथ से, नाक से और अपनी ज़ुबान से। इन 5 सेंसेस को यूज़ करके वो दुनिया की किसी भी चीज़ को ऑब्ज़र्व कर सकता है और साइंटिस्ट बन सकता है। अब आपने क्या करना है कि आपने घर में किसी भी चीज़ को ऑब्ज़र्व करना है और देखना है कि वो चीज़ कहाँ से आई है, क्यों आई है, कहाँ से बन के आई है और हमारे पास क्यों आई है और किस तरह से आई है। ये सारी ऑब्ज़र्वेशन आपने एक पेज के ऊपर लिख के अपनी फ़ाइल में अटैच करना है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। कल हम न्यू टॉपिक के साथ आपके पास आएंगे और न्यू आपको इन्फॉर्मेशन मैं इसके बारे में दूंगी। अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़।